चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझते हैं बच्चे? एनर्जी स्टोर, भाई एक केमिकल होता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और अदर एप्लीकेशन से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल यानी कि आपको ना फील नहीं होगा कि उसके पास ना पोटेंशियल मतलब एनर्जी है। जैसे कोई बॉडी रन कर रही है तो आपको दिख रहा है कि यार कितनी फास्ट मूव कर रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ये पेन देखो ऊपर हवा में रखा हुआ है, क्या दिख रहा है इसके पास कोई एनर्जी है? फील हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन इसको जब ये गिरेगा तो कितना ज्यादा डैमेज कर देगा इसके ऊपर, फर्श के ऊपर। इसके पास एक एनर्जी है लेकिन उनको फील नहीं हो रही, तो इसकी किसी खास पोजीशन के कारण इसके पास जो एनर्जी होती है ना, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि कोई चीज में डिफाइंड नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो डिफाइंड है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अक्षत जी ने एक बिजनेस शुरू किया और आज से 1 साल के बाद इनके अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं? 1 करोड़ रुपए। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और 1 साल के बाद इनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज दिख रहे हैं। उसके बाद भाई साहब ने एक बिजनेस शुरू किया, आपका नाम? हाँ, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और इनके अकाउंट में कितने रुपए हैं आज से 1 साल के बाद? इनके अकाउंट में आज से 1 साल के बाद इतने पैसे हैं, इनके अकाउंट में आज से 1 साल बाद कितने पैसे हैं? तो बताओ किसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया? किसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया? दोनों ने 1 साल का टाइम दिया। 1 साल के बाद आपने ना इनका पासबुक खोल के देखा, उसमें 1 करोड़ थे और 1 साल के बाद इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए। बताओ किसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया? ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। आप क्या करोगे? हो सकता है अक्षत के पास पहले अकाउंट में 5 करोड़ और इनके पास पहले अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज। आप बताओ किसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया? भाई साहब, तो हमको ये नहीं देखना है कि अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी, हमको देखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। यार बिजनेस शुरू करके हम करोड़पति बन गए साल भर, अच्छी बात है। पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो मैटर करता है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की कहीं बात ही नहीं करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे इससे एच हाइट के ऊपर, एच हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम जानती हूँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो इसके पास देखो अभी mgh की पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे अगर वो किसी बंदे के सर पे गिरेगी तो उसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी? mgh। तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? mgh। तो ये गलत है। सोचो अगर वो बंदा जो है यहाँ पे उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे एक गड्ढा करता हूँ और गड्ढा करके अब यहाँ पे नीचे में खड़े हो जाता हूँ। अब बताओ इसको ज्यादा जोर से हिट होगा कि कम जोर से हिट होगा? ज्यादा जोर से। भाई उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी आपने बताया mgh है, वो डिपेंड नहीं करती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है कि इसके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इससे इसके कंपैरिजन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा हुआ है लेकिन आपने क्या किया, उसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप उसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते थे तो अपना पोजीशन चेंज कर लिया, एक रिलेटिव पोजीशन चेंज आ गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो गया। तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो रहे उसके बाद हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो लिखिएगा, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी विच अ बॉडी, the energy which a body has by virtue of its position, by virtue of its position, by virtue of its position or configuration, or configuration। देखो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है? ये यहाँ पे रखा हुआ था, अगर मैंने इसको ऊपर ले गया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन अगर इसको मैंने यहीं पे रखा और बाकी सराउंडिंग को चेंज किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया।
बॉडी वही है, लेकिन यहाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड को वैसे ही रखता, इसको ऊपर ले जाता, तो क्या चेंज हो जाता है इसका पोजीशन। तो पोजीशन चेंज होगी तब भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, द एनर्जी व्हिच अ बॉडी हैज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के नीचे ना अंडरलाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण आती है। फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी लगती है वो तो वेस्ट हो जाती है, वो इसके अंदर एक्सप्लोर नहीं हो पाती। समझ में आया? जैसे कि देखो यहाँ पे एक वॉल है, ये ग्राउंड है, मैंने क्या किया, एक बॉक्स रखा हुआ है बिल्कुल इसके साथ चिपका के, इसके साथ चिपका के मैंने रखा हुआ है, और इसको मैं h हाइट के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे अगेंस्ट द ग्रेविटी भी वर्क करना पड़ेगा। कितना होगा, वो mg इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे वॉल के साथ एक फ्रिक्शन भी लगेगा यार, तो मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया ना, लेकिन क्या वो बॉडी में स्टोर होगा क्या, नहीं। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी ना, तो फिर से फ्रिक्शन लगेगा, जितना आपने mgh दिया था ना, वो भी और खत्म होकर आपको वापस मिल जाएगा। तो देखो इसको हमको ऊपर ले जाना है, तो हमको ना इसको mgh प्लस फ्रिक्शन, इसके बराबर हमको इसको वर्क देना पड़ेगा। फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा, इतना हमको इसको वर्क डन देना पड़ेगा। मान लो इसकी वैल्यू है 80 और इसकी वैल्यू कितनी है 20। अब इसको यहाँ से यहाँ तक के पहुंचाना है ना, तो इसको ग्रेविटी का अगेंस्ट उठाने के लिए 80 जूल का वर्क करना पड़ता है, और इतना फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए भी आपको 20 जूल का अलग से वर्क करना पड़ता है। अब ये यहाँ पे पहुंच गया, अब इसके पास कितनी एनर्जी होगी, हमने टोटल 100 एनर्जी खर्चा की है, 100 जूल। इसके पास यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, 80 होगी, फ्रिक्शन के कारण तो फ्रिक्शन में खत्म हो गई, तो कितनी बची इसके पास 80। लेकिन जब आप इसको यहाँ से ड्रॉप करोगे, यहाँ से फिर घसीटता हुआ नीचे आएगा, और फ्रिक्शन के कारण फिर से 20 एनर्जी खर्चा हो जाएगी। तो जब ये वापस नीचे आएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी 60, क्योंकि देखो हमने इसको 100 दिया, इसने 20 खर्चा किया और ऊपर तक के पहुंच गया। जैसे कि आप देखो, मैंने आपको बोला यहाँ से आपको स्टेशन जाना है, आपको मैंने दिया 100 रुपीज और बोला कि वापस यहाँ आके मुझको पैसे वापस कर देना। तो आप गए यहाँ से स्टेशन, आपने 20 रुपए खर्च कर दिया, कितने बचे आपके पास 80 रुपीज बचे। जब स्टेशन से वापस यहाँ आओगे तो आपके पास कितने रुपए बचे होंगे 60 रुपीज। 40 कहाँ गए, रिक्शा में खर्च हो गया ना। मैं बोलूंगा यार तुम यहीं से गए थे और यहीं वापस आए हो, तो तुम्हारे पास तो 100 रुपीज होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इतनी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं, फ्रिक्शन के कारण, जो क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो डिपेंड करती है पाथ के ऊपर, तो वहां पे वो एनर्जी जो खर्च हो गई वो खर्च हो गई। तो हम लोग, लेकिन देखो mgh के कारण जो हमने इसको 80 दी थी, वो 80 इसके पास यहाँ पे थी, और उसी 80 में से इसने 20 खर्च करके नीचे आया है। तो ये एनर्जी जो हम देते हैं ना, वो तो इतनी इसके पास रहती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो इसको हम एनर्जी देते हैं ना, वही क्या कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, वही इसके पास स्टोर रहेगी, और जो नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन वगैरह वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, change in potential energy, change in potential energy is negative of work done by conservative force। अभी नेगेटिव क्यों आया है तो हम सब अभी डिस्कस करने वाले हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग डेल्टा यू भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, डेल्टा यू। आप लोग कुछ चीजें याद रखा करो, जैसे कि ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा चेंज है और ये बहुत छोटा है, डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। तो ये भी चेंज है और ये भी चेंज है, लेकिन ये चेंज को आप महसूस कर सकते हैं, एकदम माइन्यूट सा चेंज है, इसलिए हमने सामने क्या रहा है, जहां पे भी स्मॉल डी दिखे आपको समझना ना, बहुत छोटा सा चेंज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने लिखना, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और सी लगा रहे हैं, इसका मतलब वो सारे वर्क को हम कंसीडर करेंगे कंजर्वेटिव कोशिश कर रहे हैं। जो फ्रिक्शन एक्शन कर रहे हैं ना, वो नॉन कंजर्वेटिव, उसको हम लोग कंसीडर करने ही नहीं वाले।
अब देखिए ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था, वो रखा हुआ था हाइट h1 के ऊपर। अब मैंने क्या किया, इसी बॉक्स को उठा के और ऊपर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh1। इसको जैसे ही मैंने उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, अब ये नई वाली हाइट पे पहुंच चुका है, और इसकी जो नई वाली हाइट है वो कितनी है, mgh2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं क्या लिखूंगा, mgh2 माइनस mgh1। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू लिख सकता हूं mgh2 माइनस h1। और h2 माइनस h1 है क्या चीज, चेंज इन पोजीशन। तो जितना पोजीशन चेंज करोगे उसको mg से मल्टीप्लाई कर दो। mg क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक तो समझ में आया। अब देखो इसको दूसरी तरीके से हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा बॉक्स था वो यहाँ पे था पहले h1 हाइट के ऊपर, अब उसको हम लोग लेके चले गए कहाँ पे, h2 हाइट के ऊपर। पहले h1 हाइट पे था, अब h2 हाइट पे चला गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यार यहाँ पे, h2 माइनस h1। और इसके ऊपर फोर्स कितना लगा है, mg। तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ड्यू टू दिस कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा ये, mg इंटू h2 माइनस h1। क्या ये मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, ध्यान से देखिए बता, डिस्प्लेसमेंट किधर है और फोर्स किधर है। वर्क आप कैसे निकालते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, अपवर्ड। तो यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा हमको, सामने में माइनस का साइन। अगर बॉक्स को मैं ऐसे लाता ना तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसी तरफ mg है और इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। mg लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग ऊपर की तरफ। तो वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो समझ में आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल टू एम जी एच टू माइनस एच वन, एम जी एच टू माइनस एच वन, एम जी एच टू माइनस एच वन। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव। इस प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, अरे माइनस कहाँ से आया वो दिखाने के लिए मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। तो हम लोग अब डायरेक्ट इसका यूज क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस इनटू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो छोटा सा फॉर्मूला है, हमने प्रूफ करके भी देख लिया कि कैसे फॉर्मूला आया। अब डायरेक्ट हम इसको ज्यादा यूज किया करेंगे, ठीक है। इसको u2 u1 लिखते हैं, uf ui लिखते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, सारी चीजें हम लोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, फॉर स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। छोटा सा चेंज, ये क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन होता है। छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्यों होगा, छोटे से वर्क डन। दोनों साइड अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो du इज इक्वल टू माइनस dw, इसका तो हो जाएगा u, uf माइनस ui, यानी कि चेंज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा uf माइनस ui, u2 माइनस u1 लिखो, uf माइनस ui लिखो, तो एक ही बात। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल या u2 माइनस u1, सब एक ही चीज है, अलग 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 लिखता है। अब देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख सकता हूं माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन से dx। और x की वैल्यू कहां से कहां तक की होगी, मान लो x1 से लेके x2 तक। इंटीग्रेशन के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे लिमिट्स लिखना पड़ता है, तो x1 से x2 वन डायमेंशनल मोशन, x की वैल्यू चेंज होगी x1 से x2। यहाँ पे देखिए ये भी वन डायमेंशनल मोशन था, यहाँ पे h1 से h2 गया था, तो हम लोग वहां पे क्या लिख लेंगे, जैसे कि मान लो इसी में मैं लगाना चाहता हूँ इंटीग्रेशन h1 से h2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक किया हुआ है, h1 से h2।
वो टाइम लिमिट भी क्या ले लेता है h1 से h2, जहां से जहां गया है बस वही लिमिट ले लेना है। That's it। तो ये वाला हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, इस फॉर्मूले को आपको डब्बे में कैद कर लीजिए, फॉर्मूले का हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, बताओ उसने कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती थी, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर, मास नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं। लेकिन एम जी, ये देखो फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस एच वन। ऐसा भी तो हो सकता है कि एच टू की वैल्यू एच वन से छोटी हो, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक के आ गए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है। इस पेन के पास देखो, अभी मान लो 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राउंड पर रख दूंगा तो कितना हो जाएगी? 0। चेंज क्या हुआ? नेगेटिव चेंज हुआ। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5, मतलब चेंज नेगेटिव हो रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है। ऊपर जाओगे तो H2 की वैल्यू बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। नीचे लाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक साइड में 0 हो जाएगा। तो लिखिएगा स्टार्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ फील्ड, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ फील्ड, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ फील्ड। इसी स्टार पॉइंट में नंबर 1 करके लिखना, फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस U इज नेगेटिव। इसका हम लोग मतलब समझेंगे भी आगे चलकर। फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस U इज नेगेटिव। और इसी नंबर 2 लिखना, फॉर रिपल्सिव फोर्सेस U इज पॉजिटिव। उसके बाद अब अगला स्टार पॉइंट लिखिएगा कि जो हमने रिपल्सिव अट्रैक्टिव माइनस प्लस लिखा है, इसका मतलब हम लोग समझने वाले हैं। अगला स्टार पॉइंट लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन and does not depend upon path, and does not depend upon path। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ईंट है, उसको आप लिफ्ट से लेके गए सीधा सीधा ऊपर, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर आप उसको बहुत घूम घूम के सीढ़ी से चढ़ के लंबा पाथ लेके ऊपर तक लाओगे, सेम हाइट तक, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी? नहीं होगी। तो डिपेंड करती बस पोजीशन पे, कितना ऊपर ले गए, कैसे ले गए, उसको कोई मतलब नहीं। वही मैंने लिखवाया है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, only depends upon position, कितनी हाइट पे लगा और कुछ नहीं। देखिएगा क्वेश्चन, फॉर अ वेरिएबल फोर्स, फॉर अ वेरिएबल फोर्स F is equals to 3x square, comma initially U is 25 जूल। मतलब ये आपको यू आई की वैल्यू दे रखा है 25 जूल एट x is equals to 1 meter। Find potential energy at x equal to 3 meter। Find potential energy at x equal to 3 meter। देखो आपके बाजू में वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको यू आई दे रखा है, यू एफ पूछा है, x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 3, फोर्स भी आपको दे रखा है, आप निकालिए। एक मिनट सॉरी, ये x क्यों लिख दिया है? एफ डी एक्स, ये क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू एक्स। डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ इंटू डी एक्स। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण छोटा सा वर्क डन, सॉरी वो एक्स गलती से लिखा गया था, एफ डी एक्स कर लीजिए। देखो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट।
तो छोटा सा वर्क डन, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए आप लोगों को दे रखा है यू आई इज इक्वल टू 25 जूल, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3 और यूएफ की वैल्यू पूछना है। तो ये वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं यूएफ माइनस 25 इज इक्वल टू निगेटिव 1 से लेके 3। एफ का फॉर्मूला क्या है 3x² dx। 3x², इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3x³ तो 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा यूएफ माइनस 25 इज इक्वल टू निगेटिव x³ 1 से लेके 3। लिमिट लगानी, क्या लिमिट लगाने आती है, x की जगह पे पहले रखेंगे हम लोग 3, फिर माइनस x की जगह पे रखेंगे 1। तो लिमिट में रख रहा हूँ यूएफ माइनस 25 इज इक्वल टू, माइनस तो ऐसे रहेगा, x की जगह पे मैंने पहले लिखा 3, फिर माइनस करके x की जगह पे लिखा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 1 यानी कि 26, माइनस 26 और 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यू फाइनल माइनस 1। सॉल्व कर लेने इसको तो आपको मिलेगा यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस 1 जूल। यही आपका आंसर होता है। कितना क्लियर है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। देखो 25 के माइनस 1 पे लाके बटन दिया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, हाउ हाई, क्वेश्चन है हाउ हाई मस्ट बी अ बॉडी, how high must be a body be lifted, how high must be a body be lifted to gain an amount of potential energy, to gain, repeat the question, how high must be a body be lifted to gain an amount of potential energy equal to kinetic energy, equal to kinetic energy it has when moving with speed 10 meter per second, when moving with speed 10 meter per second, take g is equals to 9.8 meter per second square। तो देखो ये पेन है, इसको मैं एक बार काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जो एनर्जी इसके पास है अभी, मैं चाहता हूँ उतनी एनर्जी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जमीन के ऊपर उठाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। इतनी ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर उठा के रखना पड़ेगा। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, मैं चाहता हूँ कि उतनी ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के ऊपर रख दूंगा। ऊपर उठाने पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वो कितनी होगी mgh के बराबर। इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो। क्यों माइनस, नेगेटिव क्यों होगा, मैंने क्या बताया था, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव। तो आपने क्या किया माइनस mg इंटू h, सामने माइनस लगाया, बस हो जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर उठा के रख रहा हूँ, इसके ऊपर लग रहा है mg इधर, लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसको h का इधर। तो वर्क डन कितना हुआ है इसके पास mgh, वो भी नेगेटिव है। अब इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर ही लिखा ना स्टार्टिंग में। तो माइनस डब्ल्यू किसके बराबर है, mgh के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, बात खत्म। हमको नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ ख्याल नहीं रखना है। ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम।
वेरी गुड। तो देखो इसको मैं किस हाइट पे रखूं कि इसके पास सेम इतना ही एनर्जी होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास अभी, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ना रहे, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा। तो किस हाइट तक के मैं उठाऊं, तो देखो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी पोटेंशियल रहना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, तो हाफ इंटू एम, मास की कोई परवाह नहीं, मास कट जाने वाला है, इंटू 10 का स्क्वायर, इतनी ही इसके पास होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी हाइट तक के उठाऊं, एम से एम को चीन दो, ये क्या बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 9.8 एच, एच इज इक्वल टू 50 अपॉन 9.8। इसको सॉल्व करेंगे। स्पीड मैंने 10 मीटर पर सेकंड बताया ना, 20 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इसलिए मेरा आंसर लगा रहा था, आंसर क्यों लगा रहा है। फिर हम 10 के हिसाब से बना लेते हैं, कितना आएगा आंसर, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि नीचे अगर 10 होता तो 5 होता। इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि एक बॉडी के पास कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। देखो पहला, उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ओनली। कैसे, कि वो एक प्लेन है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में ना v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद दूसरा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ओनली। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये ग्राउंड है और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, लेकिन ये हाइट के ऊपर रखा हुआ है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये यहाँ पे रखा हुआ है। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। ये देखो यहाँ पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक हवाई जहाज जब उड़ता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर, और देखो हवा में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो अगर ये मूव करने लगे तो इसके पास एम जी एच भी होगा और हाफ एम वी स्क्वायर भी होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उतनी उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का हमने इक्वेट कर दिया। एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ना दोनों होती है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखो ये ऊपर सीलिंग से यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ था, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है और इसको मैंने ना रेफरेंस मान लिया है, यानी कि यहाँ पे हाइट 0 होती है। तो अभी इसके पास ना तो काइनेटिक एनर्जी ना तो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैंने इसे एक बार धक्का दे दिया तो ये ऐसा स्पिन करने लगेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने टॉप पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, और फिर वो यहाँ पे पहुंच जाएगा इधर। तो देखो अब ये ना मूव कर रहा है, अब देखो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट पे पहुंच चुका है, तो इसके पास यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये यहाँ जाके रुक जाता है और उसके बाद वापस नीचे आता है। तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये वापस से यहाँ पहुंचा तो बहुत स्पीड में होता है, यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड इसकी यहीं पे होती है। और देखो ये तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है, अगर एच की वैल्यू 0, तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। वापस से यहाँ पहुंचेगा तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण, लेकिन यहाँ पे जाके ये रुक जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट, काइनेटिक फिर से पोटेंशियल में कन्वर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बीच वाले किसी जगह पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, दोनों होगी, क्योंकि देखो ये मूव कर रहा है ना, देखो इधर जा रहा है तो भी मूव कर रहा है, इधर आ रहा है तो भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ना दोनों होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर इसके पास यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी मान लो 100 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी पता है 100 होगी, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन भी कितना होगा, 100। एनर्जी तो कंजर्व करेगी, फ्रिक्शन को हमने कंसीडर नहीं किया, इसलिए फ्रिक्शन रहेगा तो एनर्जी तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। फ्रिक्शन नहीं है तो पूरी की पूरी पहले पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, फिर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी।
यहाँ पे बीच में ये दोनों 50-50 होंगे, ये भी 50, ये भी 50। तो ऐसे ही दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। द स्प्रिंग ऑफ अ पेंडुलम द स्प्रिंग ऑफ पेंडुलम इज 2 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 100 जूल की इसके पास एनर्जी थी, लेकिन ये ऐसे एनवायरनमेंट में है जो कि ना बहुत फ्रिक्शन वाला है, मतलब हवा है वहां पे, या मान लो पानी, ये आपने लोहे की बॉल रखी हुई है तो आराम से चली जाएगी। इसके पास यहाँ 100 जूल की एनर्जी है, कि यहाँ पहुंचने पे भी इसके पास 100 जूल की एनर्जी होगी, कि कम होगी, कि ज्यादा होगी, कि बराबर होगी? कम होगी, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ तो रेजिस्टेंस फील होगा, थोड़ी देर के बाद इतनी कम हो जाएगी कि ये रुक जाएगा। तो यहाँ 100 है तो पता है यहाँ पे हो सकता है 90 हो, फिर जब ये यहाँ जाएगा तो कितनी हो जाएगी इसके पास? क्या फिर से 100 हो पाएगी? उससे तो एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएगा। और यहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ 80, यहाँ 70, 60, 50, 40, 30, 20, खत्म, रुक जाएगा ऐसे करके। जितना मूव करेगा उतनी उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मैंने ना यहाँ पे एक बॉब ऊपर, इसको बॉब कहते हैं, DOB, यहाँ पे इसके पास जितनी एनर्जी थी, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो यहाँ पहुंचने तक ना इसकी 10% एनर्जी खत्म हो गई। तो आप लोग इक्वेशन क्या बनाओगे, यहाँ कितनी एनर्जी है, उसका 90%, ऐसा इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा। द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज 2 मीटर लॉन्ग, तो स्टॉप। द बॉब इज पुल्ड साइडवेज, हमने ऐसा उसको साइडवेज खींचा, एक तरफ खींच लिया साइडवेज, so that the spring becomes horizontal, so that the spring becomes horizontal। तो देखो ये था हमारा ये बॉब, इसको हमने ऐसा खींचा कि पता है ये कैसा दिखने लगा, ये ऐसा दिखने लगा ये। अब देखो स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल दिख रही है ना, इसको मैं ऐसा साइडवेज ऐसा खींचा कि अब ये स्प्रिंग जो है उसको हॉरिजॉन्टल दिखने लगे। देखिएगा, becomes horizontal and then bob is released। उसके बाद यहां से मैंने इसको छोड़ दिया, full stop। What is the speed with which bob arrives? What is the speed with which bob arrives at the lower point? At the lower point, यही हमारा लोअर पॉइंट है, यही से हमने उठाए थे, यही से इसको आना है। Arrives at the lower point, question mark के बाद लिखना, assume that 10% of initial energy, assume that 10% of initial energy is dissipated, बोर्ड पे लिखा है, यानी वेस्ट हो जाती है, is dissipated against air resistance। तो हवा के रेजिस्टेंस के कारण ना उसके पास इतनी एनर्जी बची नहीं, 10% खर्च होगी। तो इक्वेशन बनाएंगे, स्टार्टिंग में इसके पास कितनी एनर्जी थी, 100 नहीं थी, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर्मूले से बताओ कितनी है इसका। स्टार्टिंग में इसके पास एनर्जी कौन सी है उस पोजीशन पे, काइनेटिक या पोटेंशियल? पोटेंशियल है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी इसके पास, काइनेटिक, क्योंकि यहाँ से स्पीड से जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। क्या हाफ mv² और mgh दोनों बराबर है? यहाँ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू पता है कितनी है, इसका 90%। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो हाफ mv² है वो mgh के बराबर नहीं है। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो 90% है यार, बस इसका mgh का। मैंने कैसे इक्वेशन की समझ में आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे 10% एनर्जी वेस्ट हो गई, तो कितनी बचेगी, 90%। इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पे 90% एनर्जी बची। तो ऐसे करके हम इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा था 10% एनर्जी डिसिपेटेड, बची कितनी, 90%। तो हाफ mv² इसके बराबर होगा ओरिजिनल
एनर्जी का 90%। इसको 0.9 इंटू mgh लिखेंगे और बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम लिख सकते हैं कार mv स्क्वायर इक्वल टू 0.9 mgh। m से m को छीन देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 इंटू 0.9 इंटू g की वैल्यू क्वेश्चन में दिखाया हूं क्या? नहीं, तो 10 ले लेंगे। नहीं लिखा है तो 10। पिछले क्वेश्चन में दिया था कि भाई टेक g इज इक्वल टू 9.8, इसलिए 9.8। कुछ नहीं दिया है, 10 इंटू 10। अरे h कितना होगा? h तो क्वेश्चन में गिवन नहीं। हाँ, 2 मीटर। क्यों? भैया ये रेडियस है ना, ये देखिए यहाँ पे पहुंच गया, ये भी किसके बराबर है? रेडियस की तो बराबर है। ये रेडियस कितनी है इसकी? 2 मीटर। इसकी साइड पे ही 2 मीटर। मान लो इसको मैं उठा के पूरा ऊपर ले जाता तो क्या हो जाता? 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए। देखो ये कितना हो जाएगा, स्पीड से कैलकुलेशन किया तो हाँ 2 इंटू 2 4 और ये बन जाएगा 9। 4 इंटू 9 36। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। A ball at rest is dropped. A ball at rest is dropped from a height of 12 meter. अच्छा, आपने देखा है कभी किसी टेनिस बॉल को या फुटबॉल को आप इस हाइट से ड्रॉप करते हैं, वो नीचे जमीन में टकराती है, क्या वो इसी हाइट पे सेम पहुंच पाती है? नहीं, वो उससे नीचे रह जाती है। फिर वो नीचे जाएगी, उसके बाद फिर वो उस हाइट तक के नहीं पहुंचती। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होने लगती है। उसके रीजन बताइए। पहला रीजन क्या होगा? एयर का रेजिस्टेंस। दूसरा रीजन, जब वो टकराती है ना वहां पे तो बहुत सारा साउंड निकलता है, तो कुछ एनर्जी की साउंड में कन्वर्ट हो गई, हुई है नहीं कन्वर्ट उसकी। उसके बाद क्या होता है, वो जो फुटबॉल है वो पिचक जाती है, वापस से अपने साइज को रिगेन करने के लिए वो थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है जिसके कारण ना वापस से पोजीशन तक नहीं पहुंच पाती। मेन आप क्या लिखना कि एयर रेजिस्टेंस है, इनइलास्टिक उसका जो है वो कोलिजन है, और साउंड एनर्जी वहां पे पैदा हो जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो वही वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन अब वो उतनी हाइट तक के नहीं पहुंच पाई। लिखिएगा, अ बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर से इसको गिरा रहे हैं। जब इस जमीन में टकराएगी तो वापस से ऊपर 12 मीटर पहुंचेगी क्या? नहीं। आपको वही बताना है कि कितने मीटर हाइट तक के पहुंचेगी। तो स्टॉप। इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये क्या बात हुई? काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, चलो देखते हैं। इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जैसे ही ग्राउंड को टकराएगी, अच्छी बात बताओ, ग्राउंड को जब टच कर रही है तो इसके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक, क्योंकि फुल स्पीड से जाके उससे टकरा रही है। जैसे जैसे नीचे जा रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक में। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट। यहाँ पोटेंशियल थी, जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है। ग्राउंड को जैसे ही इसने हिट किया, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी 20% खत्म हो गई। तो जितनी पोटेंशियल थी उतनी ही काइनेटिक में कन्वर्ट तो हो गई थी, लेकिन टकराने के कारण 25% खत्म। अब जब ये बॉल बाउंस बैक होगी तो उसके पास जो एनर्जी नीचे थी उतनी एनर्जी उसके पास ऊपर में रहेगी, 25% कम हो जाएगी। भाई जैसे इसने स्ट्राइक किया 25% एनर्जी इसकी खत्म। जब ये ऊपर आएगी तो 25% इसके पास एनर्जी कम होगी। तो किस हाइट पे अचीव करेगी तो निकालना। देखिएगा, फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंसेस। फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंसेस। Full stop. How do you account? How do you account for the loss in kinetic energy? इसका क्या रीजन दोगे? काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई?
बोला कि फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण, और जब उसका कोलिजन हुआ तो वहां पे साउंड एनर्जी क्रिएट हुई, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, उसको फिर से देखते हैं, समझते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे इसके पास में थी MgH। अभी इसने ग्राउंड को हिट नहीं किया है, बस हिट करने ही वाली है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो mgh के बराबर ही है, ऐसा हमने मान लिया। लेकिन जैसे ही अब इसने टच किया तो पता है अब इसके पास वापस जाने के लिए, देखो ये तुरंत स्पीड से ऊपर निकल जाती है। अब पता है इसके पास 0.75 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर बचा है, बस लिखा है क्वेश्चन में 25% एनर्जी वेस्ट हो जाती है टकराने के कारण। तो देखो जब टकराई नहीं थी तब इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर थी, जैसे ही टकराई तो 25% एनर्जी कम हुई। अब देखो mgh हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एम वी स्क्वायर ही क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर mgh में कन्वर्ट होता है। जब कम एनर्जी लेके जाएगा तो क्या उतनी हाइट करके जा पाएगा? नहीं। अब ये वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, कितनी हाइट करके जाएगा? तो देखो 12 मीटर की हाइट से नीचे आने के कारण इसके पास ये एनर्जी आई थी। तो इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी इंटू 12, वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकाल लो स्टार्टिंग में, करो करो। मैंने मान लिया कि ये जो है वापस से इस पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे एम जी एच डैश हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम इजी है। इसकी कितनी परसेंट एनर्जी खत्म हो चुकी है, 25%। इनिशियल एनर्जी कितनी थी इसकी, mgh। अब 25% इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mgh डैश इज इक्वल्स टू 0.75 ऑफ mgh। इसके पास नई वाली एनर्जी कितनी है, पुरानी एनर्जी का 75%। क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी? 25% एनर्जी जो है खत्म हो चुकी है, तो बची कितनी, 75%। तो देखो पुरानी वाली एनर्जी थी mgh, नई वाली है mgh है, ये कितनी होगी, 75% की तो होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो m से m चीज लो, g से g, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h डैश इज इक्वल टू 0.75 इंटू 12, तो h डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 मीटर। अगर क्वेश्चन में लिखा होता 50% एनर्जी खत्म हो गई, तो यहाँ पे आप क्या लिखते 0.5, तो आधी हाइट करके जाते। अगर सारी एनर्जी खत्म हो गई तो यहाँ क्या लिखते, 0 लिखते, 0 बची, किस हाइट करके जाता, नहीं जाते, क्योंकि बंदा खड़ा है, कैच कर लिया उसने। चलो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने मिलेंगे। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फीयर मतलब कटोरी है ऐसी, हेमिस्फीयर का है। ये इसका सेंटर है ओ, यहाँ पे बताया मैंने एक बॉल रखी है, ये बॉल को यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन नाम की कोई चीज नहीं। अब जब ये बॉल को मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर या नीचे, नीचे आएगी। एकदम स्पीड से जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पे क्या ये रुक जाएगी, नहीं, ये तो इसको पार कर जाएगी। अगर फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं तो बताओ ये किस हाइट तक की जाएंगी, सेम हाइट तक की, बिल्कुल सेम हाइट। ये देखो ये ना यहाँ तक के पहुंचेगी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो यहाँ तक की जाएगी, थोड़ा सा नीचे जाके रुक जाएगी, मतलब वापस इधर आएगी, ऐसे ऐसे करके ये रुक जाएगी। लेकिन सोचो ये नीचे क्यों गई, इसके पास क्या था, कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे खड़ी है, देखो ये हाइट पे रखी हुई है, इसके पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई और वही क्या होगी, फिर से पोटेंशियल में कन्वर्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको
इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक के टॉप तक के पहुंचाना है, लेकिन वहां पे आप टॉप पे नहीं रख सकते, आपको यही रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या जुगाड़ है कि आप इसको ना यहाँ तक के पहुंचा दो। नहीं, बाउल को भी टच नहीं करना। सोचो, बॉल के साथ आप जो चाहे कर सकते हो, बस उसकी पोजीशन चेंज नहीं करना। हाँ, बॉल को अगर जोर से पुश कर दो, अगर आपने सिर्फ छोड़ा बॉल को तो वो यहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन बॉल को जोर से पुश कर दो, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दो, ऐसे मार दो उसको, छोड़ो मत, तो क्या होगा, वो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो थी, आपने थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी इसको काइनेटिक एनर्जी भी देगी। तो जब वो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखो एमजीएच तो पूरा गेन कर लेगा, हाफ एमबीएच का भी तो बचा है, वो एनर्जी भी तो आपने दी थी, तो उसके कारण क्या होगा, ये ऊपर निकल जाएगा। देखो फिर से, यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन नाम की कोई चीज नहीं, आपने एमजीएच दिया था तो वो एमजीएच तक के पहुंच गई, आपने एमजीएच के साथ में थोड़ा सा उसको वेलोसिटी भी दे दी, तो कैसे मार दिया। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के एमजीएच और एमजीएच तो बराबर हो गए, हाफ एमवी स्क्वायर का क्या होगा, वो तो अभी भी इसके पास रहेगा, वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, उसके कारण ये आगे निकल जाएगा और यहाँ तक के, मतलब यहाँ तक के कहीं भी पहुंच जाएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन में मैं यही पूछने वाला हूँ कि मैं इसको इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी दे दूं कि ये पूरा टॉप तक के पहुंच जाए। समझ में आया? लिखिएगा क्वेश्चन। Figure below shows a frictionless hemispherical bowl. Figure below shows a frictionless hemispherical bowl of radius कैपिटल R। इसमें आपको डेरिवेशन करना है, कैपिटल R फुल स्टॉप। A ball of mass n, small n, a ball of mass n is pushed down। इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, उसको पुश किया गया है। दो वर्ड आपको देखने मिलेंगे, एक लिखा रहेगा रिलीज, मतलब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, छोड़ दिया है, और एक मिलेगा पुश्ड डाउन, आपने फोर्स लगा के इसको नीचे रखेगा, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दे दिया है। इज पुश्ड डाउन, a ball of mass m is pushed down a ball of pushed down from a point A, from a point A। इस पॉइंट को हमने ना नाम दे दिया है A, ये वाला पॉइंट क्या है A, from a point A, तो स्टॉप। it just rises up to the, it just rises up to the edge, EDGE, edge of bowl, मतलब वो ऊपर तक के पॉइंट B तक के पहुंच जाती है, edge of the bowl, full stop। Calculate the expression for speed, calculate the expression of speed with which the ball was pushed, the ball was pushed। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ से आपने इतनी जोर से इसको ना फोर्स लगाया, यानी आपने उसके नीचे की काइनेटिक एनर्जी थी, वो यहाँ तक के पहुंच गई, यहाँ तक की पहुंच गई। तो बताओ आपने कितनी वेलोसिटी से इसको यहाँ पे, मतलब कितनी इनिशियली इसको वेलोसिटी आपने दी थी। अगर आपने इसको यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी दे दी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से है, इसके पास यहाँ पे एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एमजीएच, ये एनर्जी इसके पास आपने पहले दे दी, उठा के रखा था यहाँ पे, तो एमजीएच पहले से था, आपने पुश कर दिया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, और यहाँ पे इसके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि क्या लिखा है कि ये एज तक के पहुंच जाती है, देखो एमजीएच के कारण यहाँ तक के तो पहुंच गई, आप एमजी स्क्वायर ऐसी आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी थी, इसके कारण ये यहाँ तक के पहुंच गई। क्या ये हमेशा आगे जाती रहेगी क्या, ये हाफ एमजी स्क्वायर जो आपने दिया था वो जैसी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये रुक जाएगी वहां, ये यहाँ पे जाके रुक गई। तो बताओ आपने कितनी इसके नीचे वेलोसिटी दी, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, एम जी इंटू
ये हाइट कितनी हो, क्वेश्चन में आपको क्लू दिया है इसके लिए, इसकी रेडियस के बराबर होगी, ये इसकी रेडियस है ना, और वो बिल्कुल यहां तक के पहुंच गई, ये रेडियस के बराबर ही तो है, ये है mgr के बराबर। बस दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लिखिएगा बाय एनर्जी बैलेंस, एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट बी, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू mgr, m से m सब कुछ करेंगे। अब यहां से हम लोग लेके जाते हैं क्या, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, अगर मैं g को कॉमन निकाल लूं तो बन जाएगा r माइनस h, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी निकालना है तो अंडर रूट 2 g h माइनस r, इतनी वेलोसिटी आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो बॉल एज करके r वाली पोजीशन तक पहुंचेगा। सर अगर मैं चाहता हूं कि वो इसी पोजीशन तक के पहुंचे तो कितनी वेलोसिटी देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बताओ। देखो एक्सप्रेशन से भी देखो, आप r तक के नहीं पहुंचाना चाह रहे हो, उसको h तक ही पहुंचाना चाह रहे हो, तो h माइनस h, तो ये उल्टा लिख दिया r माइनस h। तो सर मैं तो इसको h पोजीशन तक ही पहुंचाना चाह रहा हूं, तो कोई वेलोसिटी मत दे दो, पहुंच जाओ, कोई वेलोसिटी नहीं, जीरो वेलोसिटी देना पड़ेगा। एक समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, समझ में पा रहे हैं? A ball falls under gravity from a height of 10 meter. A ball falls under gravity from a height of 10 meter with an initial downward velocity u, all u. यानी कि आपने इसको रिलीज नहीं किया है, एक बॉल को आपने इनिशियल वेलोसिटी देके नीचे आपने पुश डाउन किया, और वो वेलोसिटी कितनी दी आपने, u, तो इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ। ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये बॉल है, इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी u से नीचे की तरफ पुश किया है, तो एक एनर्जी के पास कौन सी होगी, हाइट के कारण mgh तो होगी क्योंकि ये हाइट पे रखा हुआ mgh, प्लस आपने इसको इनिशियली वेलोसिटी दी m हाफ m u स्क्वायर, v दोगे तो v स्क्वायर, u दोगे तो u स्क्वायर, ठीक है, with initially downward velocity q, full stop. It collides with the ground, comma, loses 50% of its energy. It collides, मैं repeat कर रहा हूँ, a ball falls under gravity from a height of 10 meter with an initial downward velocity u, full stop. It collides with the ground, comma, loses 50% of its energy. Uses 50% of its energy and then rises back. अब फिर से ये ऊपर जाएगी, and then rises back to the same height. How is this possible? हाँ, ये तो है ही नहीं, ये तो लिखा नहीं है, तो है ही नहीं, यूज तो कर रहा है अपनी एनर्जी, फिर भी सेम हाइट तक कैसे पहुंच रहा है। अरे भैया, अगर ये यहाँ पे आप ना बिना इनिशियल वेलोसिटी के इसको छोड़ दो, तुम देखो बॉल को ऐसे फेंकते हो तो वापस हाथ में आती है, इतनी जोर से फेंक सकते हो तो ऊपर भी चली जाए, तो आप इनिशियल वेलोसिटी पे सब डिपेंड कर रहे हैं, तो आप कितनी इनिशियल वेलोसिटी से नीचे फेंकोगे कि 50% एनर्जी यूज करने के बाद भी यहाँ देखो ये हाइट कितनी है, मान लो 1 मीटर है, तो यहां से यहां तक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मान लो 10 जूल, तो इसको ऊपर पहुंचने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए होती है। अब मैं जब इसको नीचे गिराऊंगा, टकराएगी,
बचेगी इसके पास 5 जूल, टकराने के 50% वेस्ट हो जाती है। तो ये ऊपर तक के नहीं आ पाएगी। मैं क्या है, इसको इनिशियली ऐसी वेलोसिटी से भेजूंगा 20 जूल के साथ कि टकराने पे इसके पास क्या बचे 10 जूल, और उसको 10 जूल की चाहिए होती है वापस आने के लिए, वापस मेरे हाथ में आ जाए। मैं इसको समझा रहा हूँ, लिखिएगा 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन एंड देन राइजेस बैक टू द सेम हाइट, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यू। निकालो इस वेलोसिटी को कि वापस से आपके हाथ में आ जाएगी। तो देखो ये 10 मीटर की हाइट है, 10 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, 10 मीटर की हाइट है, वापस से ऊपर पहुंचने के लिए इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, mg इंटू टाइम। आपने इसको सिर्फ mg इंटू टाइम दिया होता तो यहाँ पे भी 50% एनर्जी यूज कर देती, यहाँ तक नहीं पहुंचती। ये आपने एडिशनल दिया है, उसी के कारण ये यहाँ तक ही पहुंचेगी। घर जाके एक बॉल लेना, उसको ऐसे छोड़ देना, तो टकराएगी और यहीं तक की आएगी, लेकिन उसको फोर्स के साथ नीचे भेजना, तो टकरा के वापस से आपके हाथ में आ जाएगा। कितनी वेलोसिटी से भेजूं कि एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इक्वेशंस बनाओ, कोशिश करो इसको बनाने की, इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने क्वेश्चन तो पूरा समझा दिया क्या हो रहा है। यहाँ 50% एनर्जी यूज हो जाएंगे, मतलब इसका 50% बचेगा। समझ में आ रहा है? चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं लोग। थैंक यू बच्चों। हाँ 1 मिनट।